हेलो एवरीवन। हम सब ने 1971 के वॉर के बारे में सुने हैं जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें कि एक समय पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था आज़ादी के बाद, जिसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान। आज हम उसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। कुछ असलियत हम बांग्लादेश की जानेंगे कि आज बांग्लादेश ये बात भूल गया है कि उसके साथ क्या हुआ था और हमारे हिंदुस्तान ने यानी इंडिया ने उसकी किस तरीके से मदद किया था। मुक्ति वाहिनी सेना नाम की थी। ईस्ट पाकिस्तान बहुत परेशान हो गया था कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर रहा है, धर्मांतरण करवा रहा है। वहाँ की हिंदू पॉपुलेशन भी परेशान थी। उस समय उसने इंडिया से मदद मांगा। इंडिया से मदद मांगने से इंदिरा गांधी ने ये सोचा कि चलो हम इंटरवीन करते हैं। कुछ पॉलिटिकल बात थी कि भाई पाकिस्तान के टुकड़े करवा सकते हैं, पाकिस्तान से अलग एक अलग देश बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो बना था वो धर्म के नाम पे देश बना था। हमारा हिंदुस्तान धर्म के नाम पे आज़ाद नहीं हुआ। हमारे हिंदुस्तान में सब बराबर है, कोई भी धर्म रहे। अब 1971 में एक रिपोर्टेड पूरी डिटेल्स है जो मैंने कुछ निकाली है, ठीक है। कुछ आर्काइव्स में पढ़ रहा था, एट्रोसिटीज़ का पढ़ रहा था। देखो एट्रोसिटीज़ क्या होता है, किस प्रकार से आप वहाँ के लोगों के साथ ट्रीटमेंट करते हैं धर्म के आधार पे, उनके साथ कैसे विभाजन की नीति बोलिए, या फिर जैसे आप धर्म के आधार पे उनको परेशान करना, ये सब चीज़ें एट्रोसिटीज़ में आती है। यानी अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता के किसी दूसरे के धर्म को अपशब्द कहना, ठीक है। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो 1971 में हुआ था, उसमें इंडिया की एक इंटेलिजेंस टीम एक लोकेशन पे पहुंचती है। लोकेशन पे पहुंचने के बाद आप जानते हैं वो एक जनरल थे, हमारे हिंदुस्तान में आर्मी में रह चुके, इनका नाम था जनरल वीके सिंह। अब ये अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचते, इंडियन आर्मी पूरी लैस होकर पहुंचती है। लिबरेशन आर्मी बताती है कि एक पाकिस्तान का कंसंट्रेशन कैंप है। जैसे एक समय पोलैंड में कंसंट्रेशन कैंप होते थे, वैसे ही जैसे हिटलर के हुआ करते थे, वैसे पाकिस्तान ने बना के रखा था। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो ये दिखते हैं कि वहाँ पे कई सारी औरतों को रस्सियों से बांध के रखा गया है, और सारी की सारी औरतें जो है वो प्रेग्नेंट है, यानी गर्भवती। स्ट्रेंज बात ये थी कि वो औरतों को निर्वस्त्र रखा गया था। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, पर निर्वस्त्र रखा गया था इसलिए कि वो किसी कपड़े से अपने आप को आत्महत्या न कर ले। अब यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि 150 से 200 औरतें हैं, मगर सारी की सारी औरतें प्रेग्नेंट हैं, एक भी ऐसी औरत नहीं है या लड़की नहीं है जो नॉर्मल है, इसका मतलब है 7 से 8 महीना या 5 या 6 महीने से वो बंधी हुई है और वो प्रेग्नेंट है। तो अब वो प्रेग्नेंट है तो उनके हस्बैंड्स कहाँ हैं? जब वीके सिंह जी और उनकी बटालियन वहाँ पहुंची तो पाकिस्तानी से तुरंत सरेंडर कर दिया। उनको पता चल गया कि इंडियन आर्मी पहुंच गई, ये ठोक डालेंगे हमको। जब उन्होंने उनसे पूछा कि आपके साथ ये सब किसने किया, एक लड़की ने तो जनरल वीके मलिक की बंदूक पकड़ ली, उनको वीके सिंह जी को मारने के लिए नहीं, खुद को मारने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी खड़ी है, उसके सामने एक कई औरतें निर्वस्त्र बैठी हुई है और प्रेग्नेंट है। तो ये कितना बड़ा ह्यूमिलेशन एक नारी जाति के लिए होता है। एक नारी जो अपने कंधे से पल्लू नहीं सरकने देती है, सलवार कुर्ता पहनती है तो दुपट्टा रखती है, उस लेडी को एक बटालियन के सामने इस अवस्था में देखना, वो बटालियन को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इंडियन आर्मी एक एथिकल आर्मी है। इंडियन आर्मी ना ऐसी पाकिस्तान या कुछ चुनिंदा कंट्रीज हैं जैसे छिछोरी आर्मी नहीं है। इंडियन आर्मी छिछोरापना नहीं है इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी बहुत एथिकल आर्मीज़ की कैटेगरी में गिनी जाती है वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे एथिक्स बहुत मायने होते हैं। हम तो अपने दुश्मन को भी मरता रहता तो हम उसको पानी पिलाते हैं। अगर दुश्मन अपनी साथी की लाश छोड़ के चले जाता है तो उसका जो धर्म है उसके हिसाब से हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ये इंडियन आर्मी के एथिक्स है। ये किसी आर्मी में वर्ल्ड के एथिक्स नहीं है, चाहे वो अमेरिका रहे, रशिया रहे, कोई भी रहे, किसी आर्मी में एथिक्स नहीं है। ये एथिक्स सिर्फ इंडियन आर्मी में। अब यहाँ पर ये हुआ कि वो लड़की ने अपने आप को मारने की कोशिश की। जनरल वीके मलिक ने उनको रोके, बहुत रोई। फिर कुछ ब्लैंकेट्स थे, आर्मी वाले जाते तो अपने साथ ब्लैंकेट्स पूरा सामान लेके जाते हैं, बेडशीट्स वगैरह, पूरा बेडिंग जिसको हम बोलते हैं वो लेके जाते। तो ये लेडीज़ को वहाँ पे सुरक्षित किया गया, फिर इनको रेस्क्यू किया गया और इंडिया लाया गया। रिपोर्टेड केसेस जो बताए जाते हैं ऑफिशियली, हम अनऑफिशियल की तो बात ही नहीं करेंगे। अनऑफिशियली तो उस समय कोई पत्रकारिता तो थी नहीं, कोई टीवी न्यूज़ चैनल्स तो थे ही नहीं जो जाके वहाँ लाइव कवर करते। जैसे भी आज यूक्रेन रशिया का वॉर लाइव कवर किया जा रहा है, हमास और इज़राइल या ईरान का वॉर लाइव किया जा रहा है, उस समय ऐसा कोई
फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। 2 लाख से 4 लाख रिपोर्टेड केसेस है रेप्स के बाय पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन बांग्लादेश। दूसरा पॉइंट, मैसिव जेनोसाइड। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, किसी में कुछ नहीं, सीधा मार दो, खत्म कर दो। जितने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, जितने खोखे जो होते हैं ना बंदूक के, वो बांग्लादेश में मिले, उतने तो बोलते आज तक वर्ल्ड वॉर्स में नहीं मिले। इतना भयानक जेनोसाइड हुआ है वहां पर। इसके बाद कई सारे लोगों को फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट करवाया गया, यानी आप देश छोड़ दो नहीं तो मार देंगे। अब कई सारे लोग, करीबन एक रिपोर्टेड करीबन जाता है 3 लाख से 3 मिलियन, करीबन, हाँ 3 लाख, 3 लाख टू 3 मिलियन या अराउंड, उससे ज़्यादा ही होंगे। ये लोग तो मारे गए, बेमौत मारे गए। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई खाना नहीं, सीधा घुसो। आर्मी को बोला था, पाकिस्तानी आर्मी को, कि आपको लिबरेशन आर्मी को एकदम दबाना है तो इन लोगों को सबको मार दो। तो वो ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर रहे थे कौन सा लिबरेशन आर्मी का है, कौन सा क्या बोलते हैं। रियल में सिर्फ बांग्लादेश का एक नॉर्मल आदमी है या ईस्ट पाकिस्तान का एक नॉर्मल आदमी है। 10 मिलियन रिफ्यूजीज के लिए हिंदुस्तान यानी इंडिया ने अपने दरवाजे खोला। आज मैं एक बंगाली दामाद हूँ, मेरी वाइफ बंगाली है। मेरी वाइफ और मेरी शादी के बाद में फर्स्ट टाइम चंद्रपुर इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में जिसको रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए थे। तो चंद्रपुर के पास में एक बल्लार शाह जगह है, ज़्यादा नहीं, 10 किलोमीटर होंगी वहाँ से। बल्लार शाह इज़ नोन एज बंगाली कॉलोनी। वहाँ पे 1971 के बाद कई लोग आए, बांग्लादेशी जो थे, मैं प्योरली हिंदू बांग्लादेशी बोल रहा हूँ, उसमें बांग्लादेशी मुसलमान नहीं आए थे, वो वहीं पे थे। हिंदू बांग्लादेशी जो डिस्प्लेस हुए थे, अराउंड 10 मिलियन रिफ्यूजी, जो कि एक रिकॉर्डेड डेटा है। अब अनऑफिशियली से ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि ये सब रिकॉर्डेड आर्काइव डेटा है। उन लोगों को वहाँ पे बसाया गया, उनको ज़मीनें दी गई, उनको जॉब्स दी गई, बोला ठीक है आप इंडिया में ही रहो। आज मेरा एक सवाल है, उस हर वेस्ट बंगाल के बंदे से सवाल है कि जब आज आपको बोला जाता है कि हिंदुस्तान बोल रहा है या इंडियन गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि आप अपने यहाँ पर अब बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़ को एंट्री मत दीजिए क्योंकि बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़ पोरस बॉर्डर से घुसते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कई सारी पोरस बॉर्डर है, फेंस्ड बॉर्डर्स नहीं है। जैसे 2 खेत जुड़े हुए, आधा खेत बांग्लादेश में, आधा खेत हिंदुस्तान में, एक रिवर है, छोटी सी एक नाला है, उसमें से लोग आ गए। अब कहाँ तक इंडियन आर्मी रोकेंगी? देखो ये एक जनरल पब्लिक का भी काम है कि आप मत बुलाइए। अब बांग्लादेश में डेमोग्राफी खराब हो रही है। अब यहाँ से एक पॉइंट अराइज होता है, बहुत सारे लोग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत सारे बंगालीज मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत सारे, बट मैं जो बोल रहा हूँ ना वो बंगालीज के फायदे की बात बोल रहा हूँ। मैं एक टीचर हूँ, यूपीएससी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं बिना तथ्यों के और बिना विजनरी लॉजिक के बात नहीं करता। आपका दिमाग शायद जहाँ पे सोचना बंद होता है, मैं वहाँ से सोचने की कोशिश करता हूँ। आई कैन सी मच बेटर, ठीक है। मान के चलिए अभी डेमोग्राफी अगर चेंज हो जाती है, हिंदू बंगालीज हैं, आप लोग इतने अच्छे त्यौहार मनाते हैं, इतनी प्यारी स्वीट्स होती है। मैं तो खुद बंगाली दामाद हूँ, मैं जानता हूँ स्वीट्स का मैं बहुत शौकीन हूँ, तो बहुत अच्छी अच्छी स्वीट्स होती है, नो डाउट। मुझे बहुत अच्छा बंगाली फैमिली मिला। मेरे भी कई रिश्तेदार हैं मेरी मिसेस के साइड के जो बांग्लादेश से आए, बट दे आर वेरी गुड, वेरी नाइस, अच्छे ऑफिस में पढ़े हैं, काम करे हैं, उनके बच्चे आज डॉक्टर्स हैं, एंड दे आर वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी एजुकेटेड पर्सन। बट मेरा यहाँ पे इन लोगों से कोई सवाल नहीं है, मेरा सवाल है बांग्लादेश से, कि बांग्लादेश से जो रेफ्यूजी आ रहे हैं वो हिंदू बंगाली नहीं आ रहे, वो मुस्लिम बंगालीज आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है? झारखंड हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे ये आते हैं और वहाँ की लड़की से शादी कर लेते हैं। अब जब शादी कर लेते हैं तो नकली आधार कार्ड, नकली पैन कार्ड, ये सब बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 4 पैसे खिलाइए आप। इसके पीछे स्टेट स्पॉन्सरेशन है, यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट खुद डेमोग्राफी बदल रही है। अगर इस हिसाब से वेस्ट बंगाल अपनी डेमोग्राफी बदलती रही तो एक समय ऐसा होगा, इंदिरा गांधी ने 1971 में मुक्ति वाहिनी सेना की मदद की थी ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने।
एक समय ऐसा आएगा कि बांग्लादेश के अंदर वेस्ट बंगाल शामिल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप डेमोग्राफी चेंज कर दोगे तो आप उस देश से हक से बोल सकते हो कि हम मेजॉरिटी ये है, हमें अलग होना है। अब देखो ये इसको सब चीज को ना एक सम अप करो। मैं वेस्ट बंगाल के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं वेस्ट बंगाल का जो तरीका है सोचने का वो उससे मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूं। वहां के जो हिंदू बंगालीज हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आप अपनी डेमोग्राफी अपने हाथ से सत्यानाश कर रहे हो बॉस। मैं किसी मुसलमान धर्म की भी अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सब धर्मों को बराबर मानता, पर मेरा मानना है इलीगल इन्फिल्ट्रेशन क्यों कर रहे हो भाई? आप सही तरीके से पढ़ लिख के आ जाओ। अब कई लोग ये बोलते हैं कि वो लोग बेचारे गरीब है, उनके पास काम धंधा नहीं है, तो भाई तो इंडिया की रिसोर्स मिला क्या? म्यांमार चले जाओ, वहां से म्यांमार भी कनेक्टेड है, चाइना चले जाओ, हिंदुस्तान क्यों घुस रहे हो भाई? तुम जाओ ना, चाइना में जाओ, लात मार के भगा देंगे तुमको वापस बांग्लादेश। जाओ म्यांमार में जाओ, मजदूर बना के रखेंगे तुमको, डेमोक्रेसी नाम की तो चीज़ है ही नहीं वहाँ पे। अब बांग्लादेश में रिसेंटली कू हुआ था। कू का मतलब होता है, ये एक टेक्निकल टर्म होती है, यूपीएससी में मैं कई बार बच्चों को समझाता हूँ। कू का मतलब होता है तख्ता पलट, हम हिंदुस्तान में बोलते हैं उसको तख्ता पलट, यानी एस्टैब्लिशमेंट, यानी आर्मी जो है वो पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले ली थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक 5 साल का अपना टर्म पूरा किया ही नहीं है। उसके पहले कोई ना कोई जनरल आता, उसको लात मार के या तो अंदर डाल देता या तो देश के बाहर बोलता चल निकल। वो जाके केनिया, नायरोबी, तंजानिया, सूडान ऐसी जगह पे रहता, फिर 5-10 साल बाद वापस आता, फिर से इलेक्शन लड़ता और फिर कंट्री में रहता जब तक वो जनरल बदल जाता। तो एस्टैब्लिशमेंट, जब तक एस्टैब्लिशमेंट देश को कंट्रोल करेगा तब तक देश में कभी विकास नहीं हो सकता। आज बांग्लादेश जल रहा है। अब देखो बांग्लादेश जैसी ही हालत वेस्ट बंगाल की भी हो रही है। वेस्ट बंगाल में रिसेंटली रेप हुआ था वो लड़की का, अभी तक उस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो सस्पेक्ट पकड़ा गया था उसके अगेंस्ट कोई सॉलिड एविडेंशियल प्रूफ नहीं है, क्योंकि आपने डेमोग्राफी बदल दी, लोगों ने वहां आया उत्पात किया। अब इतने सारे लोग अगर क्राइम सीन में पैर अपने रख के जाएंगे, हाथ लगाएंगे, तो क्या खाक फिंगरप्रिंट मिलेगा भाई? कुछ नहीं मिलने वाला। वो लड़की को न्याय मिलता कि नहीं मिलता, वो भी एक बहुत बड़ी मतलब विडंबना लग रही है मेरे को उसके साथ, बच्ची के साथ। और घर वालों का तो नुकसान हुआ ही, बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा खासा बेचारी बच्ची पढ़ने के लिए आई थी, डॉक्टर बनने आई थी। वेस्ट बंगाल के लोगों को ये बात सोचना पड़ेगा। मेरे को मालूम है बहुत सारे बंगालीज हैं जो आज मुझे जी भर भर के क्रिटिसाइज करेंगे, पर मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं आपके फायदे की बात बोल रहा हूँ बॉस। मैं ऐसी हवा में बात नहीं बोल रहा, मेरे पास डेटा है। और आप जिस हिसाब से डेमोग्राफी बदल रही है, ऐसा ना हो कि आपको कोई मुक्ति वाहिनी सेना ऐसी बन जाए आपके अंदर में जो आपको अलग करवा के हिंदुस्तान से बांग्लादेश में डाल दे। ना बांग्लादेश की इकोनॉमी है, ना बांग्लादेश उतना संपन्न है, ना फॉरेन रिजर्व्स है, ना इकोनॉमिकली उसका कोई स्ट्रक्चर है, ना G20 में वो लिस्टेड है। अगर आपको ऐसे देश के साथ शामिल होना तो बेशक आप अपनी डेमोग्राफी बदलने दो, खुद भी बदल जाओ। तो ये सोचना पड़ेगा। आज देखो जो भी बंगालीज वेस्ट बंगाल से दूर है और वेस्ट बंगाल से दूर रहकर वो जो रेफ्यूजी कैंप्स बनाए थे पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में बनाया गया था, इन्हें अलग अलग स्टेट्स में रिलोकेट किया गया था। जैसे मैंने आपको एक चंद्रपुर एक एग्जांपल बताया, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरे कुछ मामा ससुर यानी इन लॉज वहाँ पे रहते हैं। मैं मेरी मिसेस के साथ विजिट किया था, तो मैंने मेरे कुछ और इन लॉज के यहाँ विजिट किया था जो बांग्लादेश से उस समय आए थे। दे वर हिंदूज, दे वर नॉट मुस्लिम्स, क्योंकि वो जो पूरी कॉलोनी है बल्लार शाह की, वो बंगाली कॉलोनी है। दे वर ऑल हिंदूज, दे वर बंगालीज। They relocated from Bangladesh to India and they are very nice, very educated person. ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे, आपके साथ खाना खाएंगे, बैठेंगे। They are very good. मेरे कुछ इन-लॉज भी सुन रहे होंगे, मगर मैं अब मेरे इन-लॉज से ये बात पूछता हूँ, अब आप वेस्ट बंगाल जाइए और आपके समय का वेस्ट बंगाल और अभी का वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन टैली कीजिए और डेमोग्राफिक पॉपुलेशन विथ एज, सेक्स, जेंडर के हिसाब से चेक कीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे को पर्सनली मिलिए, अब पर्सनली मेरे को बोलिए कि मैं गलत हूँ। मैं किसी पॉलिटिक्स
वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं बंगालीज, वेस्ट बंगाल के लोगों के हित की बात कर रहा हूँ। आपकी अगर इच्छा है बांग्लादेश के साथ जुड़ने की, तो आप अपनी बेशक डेमोग्राफी को चेंज होने दीजिए, आप इलीगल इमिग्रेंट्स को आने दीजिए। देखिए आपके यहाँ के जो नेता वगैरह है ना, कोई भी पार्टी के रहे, वो इलीगल इमिग्रेंट्स इसलिए आने देते हैं, उनका वोट बैंक बनता है। आप बात समझो, उनके वोट बैंक के चक्कर में ना आपके बच्चों के साथ भी या आपके परिवार के साथ बिल्कुल सेम यही हो सकता है जो 2 से 4 लाख लोगों के साथ हुआ। जेनोसाइड हुआ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, 3 से 4 लाख लोग मर गए और साथ में 10 मिलियन लोग रेफ्यूजी हो गए। क्या आप चाहते हो आप किसी और देश रेफ्यूजी जाओ बन के? तो आपको सोचना पड़ेगा। मैं सिंपल लॉजिक बात बताता हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप पॉपुलेशन सेंसस एंड डेमोग्राफिक चेंज इंडिया के ऑफिशियल सेंसस वेबसाइट पे जाइए, आप खुद चेक कर लीजिएगा। यू विल सी अमेजिंग, टू मच ऑफ डेमोग्राफी चेंज, टू मच ऑफ परसेंटेज वाइज चेंज। हमारा देश किसी एक संप्रदाय का नहीं है, हमारा देश किसी एक जाति पाति का नहीं है, हमारा देश तो सबका है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब साथ में बैठ के खाते हैं यार। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। किसी एक का वर्चस्व या किसी एक का नीचे या कोई एक दूसरे की डेमोग्राफी बदल रहा, ये भी थोड़ा गलत है। ये सब पॉइंट्स पे मैंने आपको समझाया। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने इस टॉपिक को रखा है एट्रोसिटीज़। जैसे हिंदुस्तान में एट्रोसिटी एक्ट होता है, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन में कई जगह पे एट्रोसिटीज़ को देखा गया है। तो ये कुछ एट्रोसिटीज़ के मैंने बांग्लादेश के एग्जाम्पल बताया। ऐसे तो मेरे पास अफ्रीकन कंट्रीज़ के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ना जो आप रील्स वगैरह देखते हैं, देखो, मजाक मस्ती थोड़ा बहुत मैं भी देखता हूँ, पर कभी कभी ना बैठ के ना अकेले एकांत में 5 से 7 मिनट 10 मिनट खुद को दो। गेट आउट ऑफ दैट माइंड सेट। आपका जो माइंड सेट है ना, मैं नौकरी जाता हूँ, मैं बहुत थक जाता हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, यार ये सबको करना पड़ता है लाइफ में, नहीं तो जिंदा नहीं रहोगे आप। जिंदा रहना तो ये सब करना पड़ेगा। मेरे पे बच्चों की जिम्मेदारी, तो क्यों पैदा की है? शादी नहीं करना था, रहते बैचलर। कई लोग हैं, कई नेता है बैचलर। आप बैचलर रहते तो शायद आज आप नेता बन जाते, आप बड़े पद पे बैठ जाते। देखो, आपने अगर जिम्मेदारी ली है तो वह आपको निभाना पड़ेगा, मगर उसके अलावा आपको आपके दिमाग को ना इन थोड़ा सा अच्छी बातों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग तेज रहेगा ना और आपके नए ख्याल रहेंगे तो आप अपनी जनरेशन को ट्रेन कर सकते हैं। ये बात मत भूलो, हमारी पुरानी जो जनरेशन थी ना, मेरे जैसे पिताजी हो गए, ये लोग बहुत सुलझे हुए लोग थे। और आज भी मेरे पिताजी इतनी अच्छी बातें मेरे को सिखाते हैं कि मेरे को समझ में आ जाता है यार मैं कर क्या रहा हूँ और एक्चुअली मेरे को करना क्या चाहिए। मगर आप ये बात मत भूलो, इवन इंक्लूडिंग मी, आज के बच्चों के लिए पूर्वज या घर के बड़े या बुजुर्ग हम रहेंगे। उस समय हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे अगर हम खुद सीखे हुए नहीं हैं? सिर्फ डिग्री लेने से आप ये मत सोचो कि आपको सब आ गया, कुछ नहीं आया आपको। मैं अगर एक आदमी से पूछूं ना सुई में धागा कैसे डालते, उसको धागा डालना नहीं आएगा। वो एक औरत से पूछूं फट से डाल देगी। एक मैं अगर एक औरत से पूछूं इमीडिएटली तुम कोई भी कार चला लो, एक कार चलाई हो तो शायद वो भी ना चला पाए, आदमी चला लेगा। देखो, हर इंसान में एक हुनर होता है ना, तो उसके साथ एक उसका छोटा सा डीमेरिट या ड्रॉबैक भी होता है। एक्सेप्ट योर ड्रॉबैक्स, कि आप अपने दिमाग को ना ऐसे ना छोटा कर लियो। छोटा, आपका दिमाग इतना छोटा नहीं है। और दिमाग छोटा होने के कारण क्या होता है, मानो सोच भी छोटी हो जाती है। फिर इंसान ना सोचने समझने की उसकी शक्ति भी छोटी हो जाती है और फिर वो करता है बड़ी बड़ी गलतियाँ। ये मैंने आपको एट्रोसिटी एक्ट बताया। किसी को मेरी बात बुरी लगी होंगी, इंडिविजुअली वेस्ट बंगाल के लोगों को या मेरे भी जो भी रिश्तेदार है बंगालीज, पर जो मैंने बात बताई है वो मैंने आपके भले के लिए बताई है। अगर आपको बेशक बांग्लादेश के साथ जाना है तो आप डेमोग्राफी चेंज होने दीजिए, बांग्लादेश के साथ चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उसकी सिर्फ खबर गवर्नमेंट को देनी है और कुछ नहीं करनी। कोई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी नहीं करनी पड़ती। एक सिंपल सा कॉल करके बता दीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, वो अपने आप उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे। अगर वो वैलिड पर्सन है तो इंडिया में रहेगा, नहीं है तो उसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। मगर आप लोग ये काम नहीं करते। आप क्या बोलते हैं, हमको क्या करना है? तो क्या है, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप बांग्लादेश जैसी आपकी 1971 जैसी हालत हो जाएगी। जो मैंने अभी डाटा लिस्ट बताया है, बुरा मत मानिएगा, ये आपके परिवार के साथ भी घटित हो सकता है। तो समझदार बनिए। मात्र बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की जॉब, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, बड़े बड़े
पदों पे बैठकर अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझिए। आप नहीं है स्मार्ट। अगर आप स्मार्ट होते तो आपकी डेमोग्राफी नहीं बदलती। विद दिस थॉट अपना बहुत ध्यान रखिए। किसी को बुरा लगा हो उसके लिए मैं पुनः आपसे क्षमा चाहता हूँ, पर जो मैंने बताया आपको ये सत्य है, और सत्य को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। और सत्य बेहद कड़वा होता है और उसे निगलने में भी तकलीफ होती है। धन्यवाद।